हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन हिस्ट्री के नए टॉपिक के बारे में। इससे पहले मैं इंडियन हिस्ट्री का आपके पास जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसमें आपके पास मौर्य साम्राज्य में आपको पढ़ा चुका हूँ। मौर्य साम्राज्य में पहले हमने शासकों के बारे में देखा, तो चंद्रगुप्त मौर्य की कौन है उसके बारे में देखा था, बिंबिसार, अशोक, इन सब के बारे में पढ़ा था। उसकी दूसरी वीडियो में हमने प्रशासनिक व्यवस्थाएं और अशोक के शिलालेख जो रहे मिले हैं उनके बारे में पढ़ा था। कहाँ कहाँ अशोक के शिलालेख मिले हैं, किसने खोज की थी, किसको सबसे पहले इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी, तो सभी चीजें हमने पहले इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। इसके बारे में ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में, या हम कह सकते हैं जहां से ब्राह्मण साम्राज्य जो होता है प्रारंभ होता है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले और ऑल को नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे क्या होता कि हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के बारे में, जहां पे हमने देखा था मौर्य साम्राज्य हमने पढ़ा था, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है धननंद यानी कि नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में किस प्रकार से वह मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है 322 ईसा पूर्व में, किसके द्वारा की जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जिसके बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार गद्दी पर बैठता है 298 ईसा पूर्व में, क्योंकि 298 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो था उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। उसके बाद वहीं पर उन्होंने अपना अंतिम जो समय जो बिताया था श्रवणबेलगोला में। इसके बाद बिंदुसार बनता है, बिंदुसार का पुत्र अशोक, और अशोक के बाद कणाद, और इस तरीके से जो है आगे चलते हुए अंतिम शासक आता है बृहद्रथ। कौन आता है? बृहद्रथ। देखिए, इसके लिए आप वीडियो, इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका अंतिम शासक कौन था, यानी कि इसका मतलब किसका? मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या लगभग 185 ईस्वी में 185 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व, बीसी में 185 बीसी में बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद्रथ की हत्या की थी तो उसने यहाँ पर पहले ब्राह्मण वंश यानी कि शुंग वंश की नींव डाली थी। शुंग वंश की नींव डाली थी। तो शुंग वंश जो थे, यानी कि शुंग वंश जो था वो पहला ब्राह्मण साम्राज्य है या पहला ब्राह्मण वंश है जिसने जो है मगध पर अपनी नींव डाली थी। हम यहाँ पे मोस्टली जो हमारा सबसे बड़ा जो 16 महाजनपद हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो इतिहास हमें देखने को मिलता है, सबसे बड़ा जो रहा है मगध रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया कि पुष्यमित्र शुंग ने, जिसका माते यानी कि सेनापति था बृहद्रथ का, और उसने अपने ही राजा को मार दिया था, पुष्यमित्र शुंग को मार दिया, और यहाँ पर जो है मगध पर एक नए वंश यानी कि शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये तो ब्राह्मण जाति का था, यानी कि जैसे ब्राह्मण जाति का था, कौन था? ब्राह्मण, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और इसी ने सबसे पहले यहाँ पे ब्राह्मण साम्राज्य के रूप में, पहले ब्राह्मण वंश के रूप में किसकी स्थापना हुई थी? शुंग वंश की स्थापना हुई थी। आपके पास क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मगध की साम्राज्य या मगध की गद्दी पर बैठने वाला पहला ब्राह्मण वंश कौन सा था? तो शुंग वंश था। पहला राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य अंतिम हो गया क्योंकि खत्म हुए थे तो नया वंश आ गया था, है ना। तो उसने, जिसने क्या कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, मगध पर इसकी स्थापना की थी। और इसने अपनी राजधानी जो है, राजधानी बनाया विदिशा को। राजधानी बनाया था विदिशा को, अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। शुंग वंश के राजा यानी कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो था एक शक्तिशाली राजा तो था, क्योंकि इसने जो था एक यूनानी राजा हुआ है ना। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे, हम जब विदेशी आक्रमण जब हम पढ़ते हैं, विदेशों के बारे में पढ़ते हैं, या आक्रमण यवनों का आक्रमण जब हम पढ़ेंगे तो हम मेनांडर के बारे में आएंगे, सबसे पहले भारत पर जिसने आक्रमण किया था यूनानियों का, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वहां पे देखेंगे कि मेनांडर कौन था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो था वो इंडो यूनानी जो शासक था, यूनानी शासक कह सकते हैं, यमन शासक था। यूनानी शासक जो था मेनांडर, इसने क्या किया था कि मेनांडर को पराजित किया था। मेनांडर को इसने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने मेनांडर को पराजित किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 क्या करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ करवाए थे
अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा जो था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। शक्ति का प्रदर्शन इस प्रकार से होता था कि एक घोड़ा होता था और घोड़े पर कुछ लेख जो है चुनौती लिख दी जाती थी और उसको छोड़ दिया जाता था। जिस जिस राज्यों से होकर वो घोड़ा गुजरता था, यदि उसका किसी ने विरोध नहीं किया है तो ऐसा माना जाता था कि वह राज्य जो है, जो जिस राजा ने अपना घोड़ा जो है छोड़ा है उसके अधीन हो गया है। और अगर जिसने उसका विरोध किया, रोक दिया, तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, या युद्ध होता था। तो इस प्रकार से जो था अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए अश्वमेध यज्ञ जो है पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार करवाए थे। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि भरभूत स्तूप जो है वो किसने बनवाया था। तो भरभूत स्तूप जो है वो बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने। भरभूत स्तूप किसने बनाया था? पुष्यमित्र शुंग ने भरभूत स्तूप बनाया था। तो पुष्यमित्र शुंग जो था वो इसने क्या किया था? पहले तो इसने यूनानी शासक जो था मेनांडर को हराया था, अश्वमेध यज्ञ करवाए और भरभूत स्तूप का निर्माण करवाया था और शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, और अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि मगध वंश की राजधानी जो है, या मगध पर जब शुंग वंश की स्थापना हुई थी तो अपनी राजधानी जो है विदिशा किसके द्वारा बनाई गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अब इस वंश का अंतिम शासक, प्रारंभिक शासक, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक पुष्यमित्र शुंग जो है, यानी कि जो अंतिम शासक शुंग वंश का था वो था देवभूति। अब देवभूति की हत्या की गई थी, यानी कि जो पुष्यमित्र यानी कि अंतिम शासक जो था कौन था? यहाँ पे इस पर अंतिम शासक जो था शुंग वंश का वो देवभूति था, जिसकी हत्या, देवभूति की हत्या जो थी वो 73 बीसी में, 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। ठीक है, देवभूति जो थी, देवभूति इसका अंतिम शासक था और 73 ईसा पूर्व में, 73 बीसी में इसकी हत्या जो कर दी गई थी, इसकी हत्या किसने की थी? वो की थी वसुदेव ने। और वसुदेव ने जब इसकी हत्या की थी, देवभूति की जब हत्या वसुदेव के द्वारा की गई थी, वसुदेव ने एक नया वंश यहाँ पे स्थापना की थी जिसका नाम पड़ गया था कर्ण वंश। कौन था? कर्ण वंश। तो नया वंश यहाँ पे आ गया था कर्ण वंश। हमने पहले यहाँ पे कल मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। मौर्य साम्राज्य के बाद हमारे पास आता है शुंग वंश। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, जिसकी हत्या कर देता है वसुदेव। और वसुदेव के बाद वसुदेव ने क्या किया? जब देवभूति की हत्या की तो एक नया वंश यानी कि कर्ण वंश की यहाँ पर स्थापना कर दी थी। कर्ण वंश की स्थापना जो है वो देवभूति के द्वारा की जाती है। और इस वंश का जो अंतिम राजा जो था वो था सुशर्मा। कर्ण वंश के बारे में कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, और इसका अंतिम जो राजा जो था, अंतिम राजा कौन था इसका? वो था सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या जो की जाती है वो की जाती है सिमुक के द्वारा। और सिमुक ने जब कर्ण वंश के इस राजा की हत्या की थी, यानी कि सुशर्मा की हत्या की, तो उसने वहां पर एक नए राजवंश आंध्र सातवाहन यानी कि सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे हटाता हूं और हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, तो ब्राह्मण साम्राज्य में हमारे पास पहला साम्राज्य कौन सा आ गया? शुंग वंश आ गया। दूसरा कौन सा आ गया? कर्ण वंश आ गया। तीसरा अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, तो यहां से इसको हम हटा देते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं, कुछ काम अब है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग चीजें, आपके पास देखिए संस्थापक आपके पास आ जाते हैं पूछने के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं संस्थापकों को। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? पहले हमने इससे पहले वीडियो जो थी हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ, जिसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। और फिर उसने यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग साम्राज्य शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, जिसकी हत्या कर दी थी, देवभूति की हत्या, देवभूमि देवभूति, देवभूति की हत्या कर दी थी वसुदेव ने। और वसुदेव ने फिर यहाँ पर एक नया वंश कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश की स्थापना की थी देवभूति ने, वसुदेव ने। ठीक है, उसने देवभूति की हत्या कर दी थी और फिर यहाँ से उसने वसुदेव की ने यहाँ पर कर्ण वंश की स्थापना की थी।
और इस वंश का अंतिम शासक था कर्ण वंश का, होता सिमुक। सिमुक की हत्या कर देता है, सिमुक की हत्या करता है यहाँ पर, सिमुक की हत्या जो होती है वो की जाती है सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश की जो होती है, जो कर्ण वंश जो था अंतिम जो शासक था इसका, सॉरी सिमुक नहीं, सुशर्मा, सुशर्मा, सुशर्मा की हत्या करता है सिमुक, ठीक है। और सिमुक ने सुशर्मा की हत्या की और एक नए वंश यहाँ पर किसकी वंश की स्थापना की थी, सातवाहन वंश की यहाँ पर स्थापना की थी, ठीक है। तो सिमुक जो था वो कौन सा था, सातवाहन वंश का शासक था और इसने लगभग 60 बीसी, 60 ईसा पूर्व में इसने क्या कर दिया था, यहाँ पर नए वंश की यहाँ पर उद्भव यहाँ पे या उदय हो गया था, ठीक है। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व आया था, 185 ईसा पूर्व जो था वो शुंग वंश आया था, लगभग 73 बीसी तक रहा, ठीक है। जिसके बाद 73 बीसी में जो आपके पास दूसरा वंश आता है सुशर्मा के, कर्ण वंश आता है जो कि 73 बीसी में आया था। 73 बीसी के बाद 60 बीसी में जो है आपके पास आता है कर्ण वंश आ जाता है, ठीक है। और कर्ण के बाद आपके पास आता है सातवाहन वंश जो कि 60 बीसी में सिमुक के द्वारा जो है इसके कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके नए वंश यानी कि सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है। अगला यहाँ पे हम बात करते हैं सिमुक की। तो सिमुक ने जो क्या था, इसने 60 बीसी में सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी इसने सातवाहन शासकों को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभार ऐसा आ जाए आपके पास कि आंध्र सातवाहन शासन या वंश का शासक कौन था या संस्थापक कौन था, सिमुक था। तो आंध्र सातवाहन बोलो या आंध्र वंश बोलो या सातवाहन वंश बोलो, आंध्र सातवाहन यहाँ पे नाम है आंध्र वंश, तो आंध्र वंश भी कभी कभार आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो अब जब सातवाहन वंश की स्थापना होती है तो इसकी राजधानी जो थी, पहले जो पुष्यमित्र शुंग में हमने पढ़ा था, शुंग वंश में हमने पढ़ा था कि शुंग वंश की राजधानी कहां पर थी, विदिशा जो थी, इसकी राजधानी कहां पर थी, विदिशा थी, इसकी राजधानी कहां पर थी, विदिशा थी। उसी तरीके से आंध्र सातवाहन वंश के सिमुक ने अपनी राजधानी जो है वो उसको बनाया उसने प्रतिष्ठान। इनकी जो राजधानी थी वो कहां पर थी, राजधानी बनाई प्रतिष्ठान को, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा आंध्र सातवाहन वंश के शासकों की राजधानी कहां पर थी, वो थी प्रतिष्ठान, इसकी राजधानी थी, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर है, गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। अब प्रतिष्ठान की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिष्ठान जो है वो कहां पर पड़ता है, वो आपका पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है, औरंगाबाद जिला जो है वहां पर जो है औरंगाबाद में प्रतिष्ठान पड़ता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रतिष्ठान पड़ता है। इसके जो प्रमुख शासक रहे हैं जैसे सिमुक रहा है, सिमुक के बाद देखो सिमुक जो था इसका संस्थापक था, सिमुक के बाद सातकर्णी, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, पुलवामी। तो ये सभी जो है वो आंध्र सातवाहन वंश के शासक रहे हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं। एक और आपके पास आता है यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी भी इसके राजा रहे हैं, यज्ञश्री सातकर्णी। तो आंध्र सातवाहन वंश के अनेक शासक रहे हैं जिनके आपके पास सिमुक संस्थापक, फिर सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। ये सभी जो है वो शासक रहे हैं सातवाहन वंश के। तो सातवाहन वंश के शासकों के नाम अपने यहाँ पे पड़े हैं, जहां पर सातकर्णी के बारे में पता चलता है कि सातकर्णी जो था इसने यानी कि दो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजसूय यज्ञ करवाया था, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजसूय यज्ञ करवाया था, ठीक है। सातवाहन शासकों के जो प्रसिद्ध साहित्यकार, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रसिद्ध साहित्यकार जो रहे हैं, साहित्य के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो साहित्यकार जो रहे हैं यहाँ पे, तो साहित्यकार जो मुख्य रूप से शासकों के जो प्रसिद्ध साहित्यकार जो थे वो थे हाल इनका नाम है, ठीक है, हाल और गुणाढ्य, हाल और गुणाढ्य जो थे वो सातवाहन वंशों के प्रमुख साहित्यकार थे।
तो हाल ने जो थे, हाल ने गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती की रचना जो है वो हाल ने की थी, जबकि वृहत कथा की जो रचना की थी वो की थी गुणाढ्य ने। वृहत कथा, वृहत कथा की रचना जो किसने की थी, गुणाढ्य ने वृहत कथा की रचना की थी। हाल ने किसकी रचना की थी, हाल ने रचना की है गाथा सप्तशती की। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आंध्र सातवाहन वंशों की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनके जो मुद्राएं जो मिलती है, इनके जो सिक्के मिलते हैं, इन्होंने अनेक तरह के सिक्के चलाए थे, जैसे कि चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन आदि। तांबा, सीसा, पोटीन और तांबा, सीसा का कांसा। तो इस प्रकार की अनेक चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, कांसे की इन्होंने अनेक मुद्राएं चलाई थी, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में इन्होंने शीशे की मुद्राएं चलाई थी। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले यवन शासकों के द्वारा चलाई गई थी, सर्वाधिक मात्रा में चलाई गई थी गुप्त वंश के शासकों के द्वारा, और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी वो कुषाणों के द्वारा चलाई गई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं कि शीशे की मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी, वो चलाई गई थी सातवाहन शासकों के द्वारा शीशे की मुद्रा चलाई गई थी, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे सांकेतिक मुद्रा, टका और अन्य मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बीच बीच से उठकर बन जाते हैं मुद्राओं से रिलेटेड भी, तो उनको भी आप ध्यान रखिए। तो सर्वाधिक शीशे की जो मुद्राएं जो चलाई गई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी, वो चलाई गई थी सातवाहन शासकों के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो सातवाहन शासक जो है, जो शीशे के सिक्के चलाते थे, तो इस सिक्कों को बनाने के लिए, शीशे के सिक्कों को ढालने के लिए जो शीशा आता था वो मंगवाते थे रोम से। कहां से मंगवाते थे, रोम से मंगवाते थे। कहां से मंगवाते थे, रोम से मंगवाया जाता था, ठीक है। तो ब्राह्मणों को भूमिदान की जो प्रथा जो है, ये भूमिदान की जो प्रथा जो है ब्राह्मणों को जो चलाई गई थी वो सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ब्राह्मण भूदान की प्रथा जो है, ब्राह्मण भूदान यानी कि ब्राह्मण भूमिदान की जो प्रथा जो है वो किसके द्वारा चलाई गई थी, वो चलाई गई थी सातवाहन शासकों के द्वारा चलाई गई थी। तो सातवाहन शासकों के द्वारा सबसे पहले जो है, जो आंध्र सातवाहन शासकों सबसे पहले ब्राह्मण जो भूमिदान है, ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा जो है वो चलाई गई थी, ठीक है। जिसका जो हमें प्रमाण जो हमें देखने को मिलता है, तो जो यानी कि सबसे पहले ब्राह्मण वंश को या ब्राह्मणों को भूदान की प्रथा जो सातवाहन शासकों के द्वारा चलाई गई थी, ऐसा जो उल्लेख मिलता है, सबसे पहले इसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है नाना घाट अभिलेख में मिलता है। कहां पे मिलता है, नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख जो है वो किसका है, वो है सातवाहन शासकों का है। नाना घाट अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो नाना घाट अभिलेख जो है वो किसका है, नाना घाट अभिलेख है वो है सातवाहन वंश के शासकों का है, ठीक है। तो नाना घाट अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है, जहां पे पता चलता है कि इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ के लिए एक गांव जो था वो दान में दिया गया था, ठीक है। तो इनकी जो भाषा जो थी, सातवाहन राजवंश जो था, इसकी जो भाषा जो थी वो प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी, ठीक है। सातवाहन शासकों की जो भाषा कैसी थी, भाषा थी जो है वो प्राकृत भाषा थी, और लिपि जो थी वो कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि। लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन वंश के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और सातवाहन वंश के बारे में इससे ऊपर कुछ ज्यादा नहीं आएगा। तो सातवाहन शासकों में तो ग्रामीण क्षेत्र जो होता था उसके प्रशासक जो होता था गोलमिक कहा जाता था, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रशासक होता था, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक जो होता था, ग्रामीण प्रशासक जो होता था उसको बोला जाता था गोलमिक। क्या बोला जाता था, गोलमिक बोला जाता था। ग्रामीण वंश के यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र जो था वहां पर जो शासन करने वाला जो होता था उसको बोला जाता था गोलमिक कहा जाता था, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सातवाहन वंश रहे हैं, तो वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन चलाने वाला जो था सातवाहन वंश के समय, उसको बोला जाता था गोलमिक कहा जाता था। तो हमने यहाँ पे चीज देखी, सातवाहन वंश जो था उसकी स्थापना सिमुक ने की थी, और इनके अंदर जो राजा रहे हैं सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी आदि जो इनके शासक रहे हैं। इनकी राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान थी, और सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। प्रतिष्ठान जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है।
सातवाहन वंश के शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटिन और कांसे के सिक्के चलाए थे, जहां पर सबसे ज्यादा उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। और जो शीशे के सिक्के जो बनाए जाते थे उसको ढालने के लिए जो शीशा जो मंगवाया जाता था रोम से मंगवाया जाता था। ठीक है, वही अगर बात करते कि सातवाहन शासक जो वंश जो था उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण भूदान, ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा जो है वो सातवाहन शासकों के द्वारा चलाई गई थी। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, जिसका उल्लेख हमें सातवाहन शासक के यानी कि सातवाहन वंश के शासकों का जो अभिलेख मिलता है, नानाघाट अभिलेख, इससे हमें जानकारी मिलती है ब्राह्मण भूदान की प्रथा के बारे में, जो कि सातवाहन शासकों के द्वारा करवाया गया था। इनमें कुछ साहित्यकार हैं जैसे कि हाल और गुणाढ्य हैं, जिसमें से हाल ने गाथा सप्तशती और गुणाढ्य ने बृहत कथा की रचना की है। ठीक है, सातवाहन वंश के समय जो प्रशासन की इकाई जो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम होती थी, और ग्राम का जो मुखिया होता था, प्रशासक होता था, उसको गोलमिक कहा जाता था। ठीक है, अभी तक हम आगे ग्रामीणी पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपके पास गोलमिक आ गया है ये। ठीक है, तो गोलमिक जो था वो सैनिक टुकड़ी का प्रावधान भी होता था। ठीक है, और सातवाहन जो की जो प्रमुख जो कीर्ति है, सातवाहन वंश की जो प्रमुख जो उनके द्वारा बनाई गई कीर्ति है, जैसे कि कारले का चैत्य हो गया, और सातवाहन शासकों के द्वारा ही जैसे कि अजंता और एलोरा के कुछ गुफाओं का निर्माण किया गया है, या अमरावती कला का विकास, अमरावती कला का विकास जो है वो सातवाहन शासकों के द्वारा ही करवाया गया है। अमरावती आ जाए तो मोस्टली आपका अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना, तो आप इस तरीके से आंध्र सातवाहन वंश आपके पास, और सातवाहन आंध्र वंश यानी कि सातवाहन वंश। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जो सातवाहन वंश रहा है, इसका जो समाज जो रहा है वो मात्र सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक तो था ही, लेकिन मात्र सत्तात्मक की झलक यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि प्रत्येक के आगे आप उनकी माताओं के नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञ श्री सातकर्णी है ना, तो उनकी माताओं के नाम इनके साथ जुड़े हुए मिलते हैं, तो इसलिए इनको मात्र सत्तात्मक समाज भी इनका माना जाता है। तो जो सातवाहन राज्य जो था उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक सेतु के रूप में उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एक और राजवंश आ जाता है, चेदी राजवंश। चेदी राजवंश जो था जो कि कलिंग में था। ठीक है, तो जब अशोक की मृत्यु की, हम कलिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि 259 ईसा पूर्व में या 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, जहां पर उसने बहुत सारे नरसंहार कर दिया था, जिसके बाद अशोक ने कभी भी युद्ध न करने की शपथ भी ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे कलिंग जो राजा जो था वहां पर एक चेदी राजवंश का उदय होता है जब अशोक की मृत्यु होती है। ठीक है, तो कलिंग में एक नया राजवंश आता है, चेदी राजवंश, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, और ये ब्राह्मण वंश वाला जो टॉपिक हमारा ये खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब भारत में यवन राज्य चलता है, या अन्य जो या विदेशी आक्रमण आते हैं, जैसे कि यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, कुषाण आते हैं, और पल्लव वंश आता है, तो इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चेदी राजवंश जब अशोक की मृत्यु हो जाती है तो कलिंग पर एक वंश आता है, कलिंग में एक वंश का उदय होता है, चेदी राजवंश। कौन सा? चेदी राजवंश। तो चेदी राजवंश जो है वो उदय होता है यहाँ पर कलिंग पर। ठीक है, कलिंग में तो अशोक की मृत्यु के बाद लगभग प्रथम ईसा पूर्व हम इसे कह सकते हैं कि कलिंग में जो था एक चेदी राजवंश का उदय हो जाता है, और जिसकी जानकारी जो हमें जो मिलती है वो मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो कि आपका कहां पर स्थित है? वो है भुवनेश्वर में। कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में ये स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा, या उड़ीसा आप लिख सकते हैं, अभी हम उड़ीसा लिखते हैं। ठीक है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि जब अशोक की मृत्यु होती है प्रथम ईसा पूर्व में, तो उस समय जो था कलिंग पर एक नया राजवंश यानी कि चेदी राजवंश का उदय हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? जिसकी स्थापना का तो कुछ नहीं, लेकिन सबसे प्रतापी शासक जो उसका रहा है वो रहा है खारवेल। सबसे प्रतापी शासक खारवेल। खारवेल जो था इसका सबसे प्रतापी शासक था। किसका? चेदी वंश का शासक था खारवेल। ठीक है, और इनके द्वारा यानी कि जो खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था? जैन धर्म को ये मानता था, और जैन धर्म के साथ साथ जो था इसने जैन धर्म यानी कि जैन धर्म के लिए या जैन मुनियों के लिए इसने उदयगिरी की पहाड़ियों पर इसने कुछ गुफाओं का निर्माण भी यहाँ पे करवाया था। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं चेदी वंश के बारे में। सबसे पहले चेदी वंश जो था
वो उदय होता है। यहाँ सीधी सी बात है, चेदी वंश की राजधानी कहाँ पर थी? कलिंग में। ठीक है, कलिंग में इसका उदय होता है। जानकारी में हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो कि आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और सबसे प्रतापी राजा इसका रहा है खारवेल, इसका सबसे प्रतापी राजा रहा है। सबसे प्रतापी राजा खारवेल रहा है। और बात करते हैं खारवेल के बारे में, तो खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। और इसी उपलक्ष्य में इसने जैन धर्म के अनुयायियों के लिए या मुनियों के लिए उसने उदयगिरी की पहाड़ियों पर उसने कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये था आपके पास ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। आई होप तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश की है समझाने की, थोड़ा फास्टली बोलता हूँ, फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, कभी कभार बोलने में हो जाता है, जब भी कोई फास्ट बोलते हैं तो कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभार इस तरीके से अगर कुछ बाय मिस्टेक निकल जाता है तो मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको बाद में। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ अलग बोल दिया है तो मैं इसे करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी अपनी अच्छी अच्छी पढ़ाई करते रहिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।